महाराज श्री, मेरा प्रश्न कुछ व्यवस्था को बदलने का है। तो कुछ 4 साल पहले हम लोगों ने अमेरिका में स्वीडन की बनी हुई एक चक्की मंगवाई थी जिसमें आटा पिसता है, और उसकी किताब जो स्वीडन में लिखी है उसमें पहली 3 लाइन में लिखा है कि जो कोई भी धान है पिसा हुआ, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ एक मिट्टी की तरह खाने जैसा है, उसका कोई न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे खान पीन के शैली में आटे की मर्यादा 3 दिन ही बताई कि 3 दिन के अंदर वो उठ जाना चाहिए। समय की वजह से हम लोगों ने बदलकर आज थैलियों का आटा लाने लगे। इन थैलियों से हम वापस से उस छोटी सी 10 बाय 10 की इंच की चक्की को हमारे घर में कैसे लाएं और हमारे खान पीनों को कैसे बदलें, क्योंकि आज भारत आकर मेरे को लग रहा है कई बार कि मर्यादा का खाना नहीं मिल रहा है। और मेरी और शिफाली की अब आदत हो गई है कि हम लोग 1 कटोरी आटा पीसने में 5 मिनट भी नहीं लगता उस मशीन में। तो हम कैसे बदलें कि वापस हम उस परिस्थिति में जैन घरों में तो जैन तरीके से भोजन मिल सके। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करूँ। मैं अभिनंदन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ये लोग अमेरिका से आए या गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग भले अमेरिका में बसे हैं पर इनके हृदय में पूरा जैनित्व भरा हुआ है। ये आचार विचार और व्यवहार से शुद्ध जैन श्रावक हैं। आपने सुन लिया कि ये मर्यादा का भोजन पसंद करते हैं, इससे ही आप इनकी चर्या और क्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आपने स्वीडन से अगर आटा चक्की मंगाई और उसमें लिखा कि 3 दिन के बाद आटा आटा नहीं है, वो मिट्टी है, तो लोगों में एक बात जानी चाहिए और हमें प्रमाद रहित होकर भोजन करना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए। आज जो तरह तरह की बीमारियां आ रही है, इसकी मूल वजह ये है। फिर आजकल तो अब घरों में आटा पीसने का तो चलन ही ख़त्म होता दिख रहा है। अब तो पिसा पिसाया आटा लोग खरीद रहे हैं। क्या आशीर्वाद ब्रांड और क्या क्या है ना। हाँ, ये सब, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि सब में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और जिन खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव डाला गया है वो तो जहरीला हो गया, वो बेहद नुकसानदेह है, भांति भांति की बीमारियां। और एक बात और कहने की है कि बाजार का जो आटा होता है सबसे घटिया गेहूं का होता है। आप लोग तो सब बुंदेलखंड से संबद्ध लोग हो। मैंने बुंदेलखंड में देखा है, वहाँ मील क्वालिटी गेहूं सबसे हल्का गेहूं होता है और सबसे कम दाम का गेहूं होता है। उसको लोग बोलते हैं मील क्वालिटी गेहूं, टाइटल ही उसका। हाँ, पूरे बुंदेलखंड जहाँ भी है। तो ये घटिया चीज़ क्यों खाइए, बढ़िया खाइए। एक जागरूकता होनी चाहिए, जैन जीवन शैली को अपनाने का उत्साह होना चाहिए। आज थोड़ा प्रमाद अगर हम छोड़ दे तो न केवल हम जैन आचार का पालन करेंगे अपितु अपने शरीर को भी दीर्घ काल तक स्वस्थ रख सकेंगे। इसलिए खान पान पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। घर घर में चक्की रख सकते हैं, बहुत छोटी सी चक्की होती है और वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा शुद्ध चीज़ उपलब्ध कराएगी। हाँ, सफाली आइएगा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आटे की चक्की तो है ही सही, उसके अलावा वहाँ पे कॉफ़ी ग्राइंडर की भी मशीन आती है। कॉफ़ी ग्राइंडर आता है, उसमें मसाले भी बहुत आसानी से पिस जाते हैं और थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में। छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं तो बहुत लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पर भी बहुत आराम से किया जा सकता है। और मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जैसे एनआरआई हमारी जैसे एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला हुई, अपनी भारत की प्रामाणिक पाठशाला हुई, तो इनमें जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से हर चीज़ करते हैं, मतलब पाठशाला तो अटेंड करते ही हैं, उसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ कर, तो इन बच्चों का भविष्य आपको कैसा नज़र आता है महाराज श्री? देखिए बहन जी, प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्य हैं और पूरी प्रामाणिक पाठशाला के संचालन में इनका पूरा योगदान है। और एनआरआई पाठशाला जो प्रामाणिक पाठशाला, उसकी तो पूरी कर्ता धर्ता यही है। और आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि वहाँ 3 वर्ष से लेकर 80 साल तक के लोग पाठशाला में भाग लेते हैं और ऑनलाइन, और बहुत जागरूकता के साथ, बहुत तत्परता के साथ ये संस्कार की जो ज्योत आप लोगों ने जलाई है, मैं मानता हूँ कि भारत से बाहर वो जैन धर्म को जीवंत करेंगे। और आपने पूछा इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं उन्हें अच्छे श्रावक के रूप में देख रहा हूँ। वो दुनिया में जहाँ भी रहेंगे उनके अंदर श्रावकपना होगा। और हमें एक बात बहुत अच्छे से अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि पाठशाला के बिना हम संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सकते, और संस्कारों के अभाव में अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ा सकते। हमें आज की टेक्नोलॉजी के साथ पाठशाला को आगे बढ़ाना चाहिए और संस्कारों को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। गौरव। हाँ महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मैंने देखा है कि दूसरे रिलीजन के जब मंदिर बन रहे नए, तो वो उसमें टूरिज़्म का बहुत सोच रहे हैं और वहाँ कुछ बनाते जैसे कि ताकि दूसरे लोग जो आ रहे हो वो देख पाए और कुछ सीख पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो नए जैन मंदिर बन रहे हैं उसमें हमको ऐसा क्या बनाना चाहिए ताकि जो बाहर के लोग आए और वो देखें, वो उससे कुछ सीख पाए जैनिज़्म के बारे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। मंदिर एक धर्म स्थल तो है ही, पर अन्यों के आकर्षण का केंद्र भी बनना चाहिए, जो आपने कहा कि टूरिज़्म के दृष्टि से बहुत अच्छा है। हालांकि धार्मिक स्थल में टूरिज़्म को ज़्यादा प्रोत्साहित करने में वहाँ की पवित्रता खंडित होती है, लेकिन फिर भी हमें धर्म स्थलों को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि वहाँ आने वाले लोगों को जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, वे जैन धर्म के मर्म को जान सके। अभी आप लोगों ने खजुराहों के दर्शन किए। खजुराहों में जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं वो इसी उद्देश्य से बनी हैं, और वो हमारा एक पुराना मॉडल है कि हमारा मंदिर जन आकर्षण का भी केंद्र बने और लोग वहाँ आकर जैन धर्म के सार को समझ सके। सम्मेद शिखर जी में जो गुणायतन बन रहा है उसके पीछे यही भावना है। और अब प्राय जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो एक धर्मस्थल तो हैं ही, कला और स्थापत्य के बहुत बड़े केंद्र हैं। अभी आप लोग यहाँ से अमरकंटक जाने वाले हो, अमरकंटक का मंदिर भी आप देखोगे तो लगेगा कि ये मंदिर केवल मंदिर ही नहीं है बल्कि सबके आकर्षण का केंद्र है। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए और वहाँ कुछ इस तरह के लिटरेचर्स वगैरह भी उपलब्ध होने चाहिए जिससे लोग जैन धर्म की आधारभूत बातों को जान सकें। बहुत बहुत